नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। दिन भर की खास खबरों के साथ हाजिर हूं। इससे पहले कि आज की सुर्खियां शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका प्रोत्साहन हमारे लिए बहुत मजबूती प्रदान करने वाला होता है। आपकी सब्सक्राइब करने से ही हमें मदद मिलेगी और सच्ची पत्रकारिता करने में हमें मजबूती भी प्रदान करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी बोले, आजादी के बाद खादी को भुला दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट पर बने भव्य अटल और गुजरात राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की नई बिल्डिंग का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि अटल ब्रिज साबरमती नदी को दो किनारों को ही आपस में नहीं जोड़ रहा, बल्कि ये डिजाइन और इनोवेशन में भी अभूतपूर्व है। इसकी डिजाइन में गुजरात के मशहूर पतंग महोत्सव का भी ध्यान रखा गया है। इतिहास साक्षी है कि खादी का एक धागा आजादी के आंदोलन की ताकत बन गया। उसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि खादी का वही धागा विकसित भारत के प्रण को पूरा करने का, आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने का प्रेरणा स्रोत बन सकता है। कुछ दिन पहले गुजरात सहित पूरे देश ने आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर बहुत उत्साह के साथ अमृत महोत्सव मनाया। पीएम ने कहा कि गुजरात में जिस प्रकार गांव-गांव, गली-गली, हर घर तिरंगे को लेकर उत्साह, उमंग और चारों तरफ मन भी तिरंगा दिखा, तन भी तिरंगा दिखा, जज्बा भी तिरंगा, उसकी तस्वीरें इन सभी ने देखी हैं। उन्होंने 15 अगस्त को लाल किला के प्राचीर से उद्धृत किए गए पंच प्राण, पहला विकसित भारत बनाने का लक्ष्य, दूसरा गुलामी की मानसिकता का पूरी तरह से त्याग, अपनी विरासत पर गर्व, तीसरा और चौथा राष्ट्र की एकता बढ़ाने का पुरजोर प्रयास, जबकि पांचवा हर नागरिक का कर्तव्य को आज फिर से दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के आंदोलन के समय जिस खादी को गांधी जी ने देश का स्वाभिमान बनाया, उसी खादी को आजादी के बाद हीन भावना से भर दिया गया। इस वजह से खादी और खादी से जुड़ा ग्रामोद्योग पूरी तरह तबाह हो गया। खादी की ये स्थिति विशेष रूप से गुजरात के लिए बहुत ही पीड़ादायक थी। उन्होंने कहा कि हमने खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन और खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का संकल्प जोड़ा है। हमने गुजरात की सफलता के अनुभवों का देश भर में विस्तार करना शुरू किया। देश भर में खादी से जुड़ी जो समस्याएं थी उनको दूर किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने देशवासियों को खादी के प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिसका असर सीधा सीधा देखने को बड़े पैमाने पर मिलता रहा है। आज जस्टिस उदय उमेश ललित ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। जस्टिस यू ललित ने आज भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अलावा कई केंद्रीय मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जज भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर आसीन होने वाले 49वें व्यक्ति जस्टिस ललित का कार्यकाल 8 नवंबर तक होगा। सीजेआई के रूप में जस्टिस यू ललित का कार्यकाल केवल 75 दिनों का होगा। नए चीफ जस्टिस यू ललित ने संविधान पीठ के सामने सालों से लंबित मामलों के निपटारे को अपनी प्राथमिकताओं में से एक बताया है। यही वजह है कि 29 अगस्त से संविधान पीठ बैठने जा रही है, जो एक एक कर 25 अहम मामलों की सुनवाई करेगी। सौम्य स्वभाव के लिए पहचाने जाने वाले ललित ऐसे दूसरे चीफ जस्टिस होंगे जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले किसी हाई कोर्ट के जज नहीं थे, बल्कि सीधे वकील से इस पद पर पहुंचे हैं। उनसे पहले 1971 में देश के 13वें मुख्य न्यायाधीश एच.एम. सीकरी ने यह उपलब्धि हासिल की थी। 9 नवंबर 1957 में जन्म लेने वाले उदय उमेश ललित 13 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुए थे। उससे पहले वह देश के सबसे बड़े वकीलों में गिने जाते थे। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 2G घोटाला मामले में विशेष पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया था।
उनके पिता यूआर ललित बॉम्बे हाईकोर्ट में अतिरिक्त जज रह चुके हैं। यूआर ललित भी देश के सबसे बड़े वकीलों में गिने जाते हैं। जस्टिस ललित के दादा रंगनाथ ललित भी महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के नामी वकीलों में से एक थे। जस्टिस यू ललित ने 3 तलाक की व्यवस्था रद्द करने, पत्रकार को राजद्रोह कानून पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने, अवमानना के मामले में विजय माल्या को 4 माह की सजा देने, आम्रपाली के फ्लैट खरीदारों को राहत देने, अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी न करने का आदेश देने और अयोध्या मामले की सुनवाई कर रहे 5 जजों की बेंच से खुद को अलग करने के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार के प्रमुख मामलों में ये शामिल रहे हैं। नोएडा में सुपरटेक के अवैध ट्विन टावर कल ढाए जाएंगे। नोएडा में सुपरटेक के अवैध ट्विन टावर को ढाए जाने के लिए विस्फोटकों और संबंधित व्यवस्थाओं का शनिवार को अंतिम निरीक्षण किया गया। परियोजना के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि विस्फोटक लगाने और उन्हें जोड़ने का सारा काम पहले ही पूरा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि केवल ट्विन टावरों को आपस में जोड़ने की कड़ी पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि संरचनाओं से एक्सप्लोडर तक 100 मीटर लंबी केबल तार बिछाने का काम बचा है। उन्होंने बताया कि इन इमारतों को रविवार को दोपहर 2:30 बजे गिराया जाएगा। दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंची 100 मीटर की इन इमारतों को गिराने के लिए 3700 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी परिसर के बीच इस निर्माण को नियमों का उल्लंघन बताया था, जिसके बाद इन्हें ढहाने का काम किया जा रहा है। ट्विन टावर की 2 सबसे नजदीकी सोसाइटी एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज के 5000 से अधिक निवासियों और उनके 150 से 200 पालतू जानवरों को रविवार सुबह 7 बजे तक वहां से निकाल दिया जाएगा। दोनों परिसरों से लगभग 3000 वाहन भी हटा दिए जाएंगे। एडफिस इंजीनियरिंग को लगभग 100 मीटर ऊंचे ट्विन टावर को सुरक्षित रूप से ढहाने का जिम्मा सौंपा गया है। कंपनी ने इस जोखिम भरे काम के लिए दक्षिण अफ्रीका की जेट डिमोलिशन से हाथ मिलाया है। उसे दोनों टावर को कुछ इस तरह से गिराना है कि महज 9 मीटर की दूरी पर स्थित आवासीय इमारतों को कोई नुकसान न पहुंचे। इस पूरी प्रक्रिया पर स्थानीय नोएडा प्राधिकरण नजर रखेगा। उधर प्रॉपर्टी के लिए की गई सोनाली फोगाट की हत्या, इस बात को जोरों से चर्चा चल रही है। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की हत्या मामले के 2 मुख्य आरोपियों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। गोवा की मापुसा अदालत ने आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। पुलिस कर चुकी है। सोनाली फोगाट का पीए रहा सुधीर सांगवान से पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर चुका है। पुलिस ने मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारियां की हैं। इनमें सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह के अलावा संदिग्ध ड्रग पेडलर दत्त प्रसाद गांवकर और कार्लिज रेस्टोरेंट का मालिक एडविन न्यून्स शामिल है। पुलिस ने आरोपी ड्रग पेडलर को कल रात और कार्लिज के रेस्टोरेंट के मालिक को आज दबोचा। पुलिस के मुताबिक छानबीन में कार्लिज रेस्टोरेंट के प्रसाधन में सिंथेटिक ड्रग मिला था। प्रसाधन को सोनाली फोगाट ने इस्तेमाल किया था। इसके बाद रेस्टोरेंट का मालिक एडविन न्यून्स पुलिस के हत्थे चढ़ गया। फोगाट के एक करीबी ऋषभ बेनीवाल ने एक निजी चैनल को दिए बयान में यह भी कहा है कि सांगवान सोनाली को कब्जे में रखने के लिए तांत्रिक का उपयोग करता था। ऋषभ बेनीवाल ने सुधीर सांगवान पर और भी आरोप लगाए हैं। ऋषभ ने कहा कि सोनाली की बेटी यशोधरा को भी सुधीर से खतरा है। मेरी मौजूदगी में उसने सोनाली को बुरा बर्ताव किया था। उसके पास कुछ तो था जिससे सोनाली उसकी बात मानती थी। सोनाली फोगाट के जेठ ने, जिसका नाम कुलदीप है, उसने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा है कि इस हत्याकांड को केवल प्रॉपर्टी के चलते अंजाम दिया गया है। सोनाली का पीए सुधीर प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था, इसलिए उसने प्लानिंग रची। उसने गोवा जाकर इस हत्या को अंजाम दिया क्योंकि उसे पता था यहाँ सोनाली के परिवार वाले हैं जहां वो इसे अंजाम नहीं दे पाएगा, इसलिए उसने गोवा जाकर ये सब कृत्य किया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने गुलाम नबी आजाद का समर्थन किया।
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने गुलाम नबी आजाद के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस को किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैंने कांग्रेस पार्टी को 42 साल दिए। मैं इस पार्टी का किराएदार नहीं बल्कि सदस्य हूं। तिवारी ने आगे कहा कि वह गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे को लेकर कुछ अच्छा या बुरा नहीं कहेंगे। उन्होंने अपने तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की। कांग्रेस नेताओं के चपरासी जब पार्टी के बारे में ज्ञान देते हैं तो यह हंसी का पात्र होता है। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के लोग को हिमालय की चोटी की ओर रहते हैं। यह जज्बाती खुददार लोग होते हैं। मनीष तिवारी ने कहा कि 2 साल पहले कांग्रेस के 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा था और कहा था कि पार्टी की स्थिति चिंताजनक है, इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए था। उस पत्र के बाद कांग्रेस सभी विधानसभा चुनाव हारती गई। कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफा देने के बाद अब कांग्रेस सांसद ने मनीष तिवारी का समर्थन किया है। झारखंड में सियासी संकट। हेमंत सोरेन अपने विधायकों को लेकर खूंटी स्थित रिसोर्ट पहुंचे। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को लेकर अनिश्चितता के चलते राज्य में सियासी संकट गहराता जा रहा है। प्रदेश की सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार को इस बात का डर सताने लगा है कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़कर प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर सकती है। सीएम आवास में बैठक खत्म होने के तत्काल बाद हेमंत सोरेन अपने विधायकों को 3 बसों में लेकर झारखंड के खूंटी जिले में स्थित एक रिसोर्ट में पहुंच चुके हैं। बता दें कि हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने की आशंका को देखते हुए विधायकों को बचाने के लिए रिसोर्ट में शिफ्ट किया गया है। इससे पहले रांची के सीएम आवास पर एक अहम बैठक बुलाई गई थी। विधायक इस मीटिंग में शामिल होने के लिए अपना सामान साथ लेकर आए थे। बैठक खत्म होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन सभी विधायकों को लेकर झारखंड के खूंटी जिले में स्थित रिसोर्ट पहुंच गए। अपने नाम खान आवंटित करने वाले मामले में हेमंत सोरेन के विधायक के तौर पर अयोग्य होने का खतरा पैदा हो गया है। वहीं उभरते परिदृश्य से निपटने के लिए रणनीतिक तैयारी के मद्देनजर सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की 3 बार बैठकें बुलाई जा चुकी हैं। आज हुई बैठक में सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी विधायक अपने अपने सामान के साथ बैठक में शामिल हुए। झारखंड राजभवन सूत्रों ने कहा है कि राज्यपाल रमेश बैस शनिवार को भारत निर्वाचन आयोग के विधायक के रूप में सोरेन की अयोग्यता का आदेश भेज सकते हैं, जिसकी जानकारी राजभवन ने दी। राजभवन को यह आदेश संभवतः मिल चुके हैं और अब तक राज्यपाल ने इससे संबंधित कोई निर्णय नहीं लिया है। बताया जाता है कि वो कानून विशेषज्ञों से सलाह मशविरा कर रहे हैं। दिल्ली में अब स्कूलों में एडमिशन क्लासरूम बनाने के मामले तूल पकड़ने लगे हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को एक और मामले में घेरने की कोशिश होती नजर आ रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में एडमिशन क्लासरूम बनाने के मामले में जो सीवीसी ने रिपोर्ट दी थी उस पर विजिलेंस ने कार्रवाई में 2.2 साल की देरी क्यों की। उपराज्यपाल दफ्तर सूत्रों के मुताबिक 17 फरवरी 2020 को सीवीसी ने दिल्ली के सेक्रेटरी विजिलेंस को वो रिपोर्ट भेजी थी जिसमें दिल्ली सरकार के स्कूलों में क्लासरूम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भारी अनियमितता और प्रक्रिया में गड़बड़ी पाई थी। उपराज्यपाल दफ्तर सूत्रों के मुताबिक एलजी ने इस अत्यधिक देरी को गंभीरता से लिया है, जो सीवीसी मैनुअल के प्रासंगिक खंडों के उल्लंघन के अलावा भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हुए घोर कदाचार को कवर करने का एक स्पष्ट प्रयास प्रतीत होता है। 25 जुलाई 2019 को केंद्रीय सतर्कता आयोग को बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने एक शिकायत की थी जिसमें यह कहा गया था कि बिना टेंडर के स्पेसिफिकेशन बदलने के नाम पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 90% तक बढ़ाई गई। दूसरा मुद्दा था दिल्ली सरकार ने 500 करोड़ रुपए की कॉस्ट एस्केलेशन लागत बढ़ाई, जो कीमत वह बिना टेंडर के थी। और तीसरी बात उसमें थी जीएफआर और सीपीडब्ल्यूडी वर्क मैनुअल का उल्लंघन किया गया था, जबकि चौथा पहलू इसमें था खराब क्वालिटी का काम हुआ है और अधूरा है।
उपराज्यपाल दफ्तर सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में जो टेंडर जारी किए गए और मंजूर किए गए उनमें आगे चलकर अच्छी स्पेसिफिकेशन, प्लिंथ एरिया, सर्विस टैक्स के नाम पर 17 से लेकर 90% तक वैल्यू में बदलाव किया गया। फिर 326 करोड़ का कॉस्ट एस्केलेशन हुआ, यानी प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ी जो टेंडर अमाउंट से 53% ज्यादा थी। कॉस्ट एस्केलेशन का इस्तेमाल केवल 4027 क्लासरूम के निर्माण में किया गया, जबकि 6133 क्लासरूम बनने थे। साथ ही क्लासरूम निर्माण की कीमत करीब 33 लाख रुपए प्रति क्लासरूम बैठी। 194 स्कूलों के अंदर 1214 टॉयलेट्स बनाए गए, जबकि 160 की जरूरत थी। इसमें से 37 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्च हुआ। टॉयलेट्स की गिनती और क्लासरूम की तरह हुई। इन प्रोजेक्ट का सैंक्शन अमाउंट 989 करोड़ था। 850 करोड़ रुपए के टेंडर हुए, लेकिन असल खर्चा 1315 करोड़ आया। एडिशनल कामों या बदली स्पेसिफिकेशन के लिए कोई फ्रेश टेंडर जारी नहीं किया गया, बल्कि मौजूदा ठेकेदार थे जो दूसरे स्कूलों में काम कर रहे थे, उन्हीं ने यह काम किया। बहुत से काम पूरे भी नहीं हुए और कई जगह क्वालिटी इशू भी है। जीएफआर, सीपीडब्ल्यूडी, वर्क्स मैनुअल और सीबीसी गाइडलाइंस का घोर उल्लंघन किया गया है। पूरे मामले में सीबीसी की सिफारिश है कि क्लासरूम कंस्ट्रक्शन मामले में विस्तृत जांच कराई जाए। एक आर्किटेक्ट फर्म उसको किस तरह से इस मामले में शामिल किया गया है, इसकी इंक्वायरी भी की जाए। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा केंद्र सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बंद कराना चाहती है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बंद कराना चाहती है। यही वजह है कि वो अब दिल्ली के स्कूलों में भ्रष्टाचार की बात कर रही है। इनकी सारी बातें झूठी हैं। दिल्ली के स्कूलों में शानदार काम हुआ है, लेकिन ये चाहते हैं कि इन स्कूलों को बंद किए जाए ताकि बच्चों को मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना पड़े। मनीष सिसोदिया ने बीते दिनों उनके आवास पर पड़े सीबीआई के रेड का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरे आवास पर 10 दिन पहले सीबीआई ने रेड डाला था, लेकिन इतना समय बीत चुका है, एजेंसी आज तक ये नहीं बता पाई कि मेरे घर से उन्हें क्या कुछ मिला। पहले बीजेपी वालों ने शराब घोटाले का आरोप लगाया, लेकिन जब उसमें कुछ नहीं मिला तो अब वो स्कूलों में भ्रष्टाचार होने की बात कर रहे हैं। इनकी सारी बातें झूठी हैं। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में महज 20% बच्चे ही प्राइवेट स्कूल की फीस देने की स्थिति में हैं। ये बाकी के 80% बच्चों को परेशान करना चाहते हैं। बीजेपी वालों की रुचि स्कूल के अंदर के भ्रष्टाचार को खत्म करने में नहीं है, वो बस निजी स्कूलों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं और इसके लिए वो सरकारी स्कूल को बंद करने पर तुले हैं। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि देश में 2014 से बीजेपी की सरकार है। आप पता कर लीजिएगा, इस दौरान उन्होंने कई सरकारी स्कूलों को बंद करवाया जबकि निजी स्कूलों को खुलवाया। आज दिल्ली में ये एफआईआर करके सरकारी स्कूल को बंद करने का मिशन आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर मैं सिर्फ 2015 से 2021 तक आंकड़े आपको बताऊं तो देश भर में 72,747 सरकारी स्कूलों को केंद्र और भाजपा की सरकार ने बंद करवाए हैं। ऐसा कहना था मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री दिल्ली का। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनातनी बढ़ी। एलजी ने 47 फाइलें लौटाई। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच दूरियां बढ़ती दिख रही हैं। सूत्रों ने शनिवार को बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बजाय सीएमओ कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित 47 फाइलें लौटा दी हैं। इस कदम से राष्ट्रीय राजधानी में दो संवैधानिक प्राधिकरणों के बीच खींचतान तेज होने की संभावना बढ़ गई है। यह घटनाक्रम एलजी वीके सक्सेना द्वारा केजरीवाल को लिखे गए एक पत्र के लगभग एक हफ्ते बाद सामने आई है। इस पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय उनके यानी अरविंद केजरीवाल के हस्ताक्षर के बिना एलजी सचिवालय को राय और मंजूरी मांगने वाली फाइलें भेज रहा है। एलजी कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि एलजी सचिवालय द्वारा लौटाई गई फाइलों में शिक्षा विभाग और वक्फ बोर्ड से संबंधित फाइलें शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि सक्सेना द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बावजूद सीएमओ ने मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित नहीं की गई फाइलें भेजना जारी रखा था। बता दें कि बीते 22 अगस्त को एलजी कार्यालय ने फाइल्स पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साइन
न होने के मामले में सीएमओ को निर्देश दिए थे। इसके बावजूद एलजी ऑफिस में सरकार की ओर से मंजूरी के लिए भेजी जा रही फाइल पर सीएम के साइन नहीं है। फरार यूट्यूबर बॉबी कटारिया पर 25,000 रुपए का इनाम। उत्तराखंड पुलिस ने देहरादून में सड़क पर टेबल लगाकर कथित तौर पर शराब पीने के मामले में फरार यूट्यूबर बॉबी कटारिया पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर ने बताया है कि देहरादून पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट हासिल कर लिया है। पुलिस ने कटारिया को गिरफ्तार करने के लिए हरियाणा के गुरुग्राम स्थित उनके घर पर भी छापा मारा है, लेकिन वह लगातार फरार है। इसके बाद आरोपी बॉबी कटारिया पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। हाल में कटारिया का एक वीडियो प्रसारित हुआ था जिसमें वह सड़क के बीच में कुर्सी डालकर शराब पीते दिखाई दे रहे थे। जांच में पता चला कि यह वीडियो देहरादून मसूरी मार्ग का था, जिसके बाद पुलिस ने कटारिया के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 290, 510, 336 और 342 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने कटारिया को 3 नोटिस भेजे, उन्होंने एक का भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करवाना पड़ा था। हरियाणा के रहने वाले कटारिया ने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर पिछले सप्ताह पोस्ट किया था, जिसके बाद बैकग्राउंड में रोड्स अपने बाप की के बोल वाला एक गाना भी बजता सुनाई दे रहा था। कटारिया अपने एक पुराने वीडियो को लेकर भी मुसीबत में फंसे हुए हैं, जिसमें वह स्पाइस जेट के एक विमान में धूम्रपान करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस संबंध में बाद में उसका यह बयान भी आया था कि वो कहीं किसी विमान में बैठकर उसकी वीडियो करा रहे थे, बल्कि वो फिल्मा रहे थे, फिल्म की कोई सीन थी, इस तरह का दावा किया गया था। सोशल मीडिया पर इस तरह के बयान भी आए थे। अब चलते हैं बिहार की ओर। बिहार के इंजीनियर निकले अरबपति, विजिलेंस के छापे में करोड़ों की नकदी बरामद। बिहार में निगरानी विभाग की टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार राय के ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ रुपए की नकदी के साथ साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए हैं। निगरानी विभाग की टीम के द्वारा किशनगंज शहर के रुईधासा स्थित ग्रामीण कार्य विभाग कार्यालय, लाइन मोहल्ला स्थित कार्यपालक अभियंता के आवास के साथ साथ कई अन्य स्थानों पर छापेमारी की गई। जानकारी के अनुसार विभाग के कैशियर खुर्रम सुल्तान के आवास पर भी छापेमारी की गई है। निगरानी डीएसपी ने बताया कि किशनगंज में 3 स्थानों पर छापेमारी की गई है। वही घटना में भी 2 स्थानों पर पटना में भी 2 स्थानों पर छापेमारी की गई है। इधर पटना के डीएसपी विजिलेंस सुजीत सागर ने दावा किया है कि संजय कुमार राय की संलिप्तता के मामले में बिहार में कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। कथित तौर पर विभिन्न स्थानों पर हुई छापेमारी में 4 करोड़ से अधिक नकद बरामद किए गए हैं। बताते चले कि जून महीने में बिहार में ड्रग्स इंस्पेक्टर के घर करोड़ों की संपत्ति बरामद हुई थी। पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के खान मिर्जा इलाके में निगरानी विभाग की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में ड्रग्स इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के आवास पर ये छापेमारी की थी। उनके घर से भारी मात्रा में नकदी, करोड़ों की जमीन के कागजात, सोने चांदी के आभूषण, 4 लग्जरी कार समेत कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। एफबीआई ने कहा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर मिले संवेदनशील दस्तावेज। अमेरिका के न्याय मंत्रालय ने शुक्रवार को संघीय जांच एजेंसी के उस हलफनामे का खुलासा किया जिसमें देश के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मार ए लागो स्थित आवास की तलाशी को उचित ठहराया गया है। सार्वजनिक किए गए इस दस्तावेज में बहुत से संशोधन किए गए हैं और कई पन्नों पर काले निशान लगाए गए हैं। इसमें पूर्व राष्ट्रपति के फ्लोरिडा स्थित आवास पर गोपनीय रखी गई बेहद संवेदनशील जानकारियां हैं। दस्तावेज से मुख्य रूप से कई बातों का खुलासा हुआ है। ट्रंप के शीतकालीन आवास की एफबीआई द्वारा 8 अगस्त को ली गई तलाशी में मिले गोपनीय दस्तावेजों के 11 सेट के बारे में इस हलफनामे से कोई नई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इतना पता चलता है कि न्याय मंत्रालय के लिए इन दस्तावेजों को प्राप्त करना महत्वपूर्ण क्यों था।
हलफनामे से खुलासा हुआ है कि जनवरी में ट्रंप के आवास से मिले 15 बक्सों में 14 पर गोपनीय लिखा था। इन बक्सों के भीतर 184 दस्तावेज मिले जिन पर गोपनीय अंकित था। इनमें से 67 पर कॉन्फिडेंशियल, 92 पर सीक्रेट और 25 पर टॉप सीक्रेट लिखा था। इनमें उच्च स्तरीय खुफिया जानकारी वाले दस्तावेज भी शामिल हैं। जिन एजेंट ने बक्सों का निरीक्षण किया उन्होंने पाया कि दस्तावेजों पर विशेष रूप से अंकित था कि वह सूचना बेहद संवेदनशील मानव स्रोतों या इलेक्ट्रॉनिक स्रोतों से प्राप्त की गई थी। हलफनामे में कई दस्तावेज ऐसे पाए गए हैं कि जिन पर ओरिजिनेटर कंट्रोल्ड लिखा था। इसका अर्थ है कि जिन खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने रिपोर्ट बनाई थी वे नहीं चाहते थे कि उनकी अनुमति के बिना अन्य एजेंसियों को वे दस्तावेज दिए जाएं। तो ये थी आज दिन भर की खास खबरें। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए द पब्लिक वर्ल्ड के साथ। हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका यही प्रोत्साहन हमारे लिए मददगार साबित होगा। सीधी और सच्ची पत्रकारिता को प्रोत्साहित करना आपका नैतिक कर्तव्य भी बनता है। इसलिए आपसे बारंबार गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।